सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज, फिर वी विल नो अबाउट द अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद एक प्रोसेस है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का, हम उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट एग्जांपल्स. Scientific explanation, theoretical account of some fact or event predicated upon empirical evidence and subject to revision in the light of new information. एक काफ़ी लोडेड जो है वो एक डेफिनेशन नज़र आ रही है. इनको मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाती हूँ. साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि आपके पास कोई भी कुछ भी जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, या वो जो सारी हैपनिंग है वो किस तरह से हो रही होती है. या जैसे एक एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस की कि दरियाओं और समुद्रों का पानी सूरज की हरारत से आबी बुखारात में तब्दील होता है और वो हवा के साथ उड़ना शुरू हो जाता है और डिफरेंट एरिया से वो गुज़रता है, और जैसे ही किसी ठंडे मकाम से गुज़रता है तो वही बुखारात छोटी-छोटी बूंदों में कन्वर्ट होके ज़मीन पे बरसना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं. अब अगर डायरेक्टली ये कहा जाए कि सूरज की हरारत की वजह से बारिश होती है, तो उसके लिए वी हैव टू क्रिएट अ रीज़न कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. सूरज की हरारत और बारिश का क्या लेना देना? मतलब सूरज की हरारत का सोचें तो हमारे माइंड में आता है कि धूप है, एक सनी वेदर है, और उसमें बारिश कैसे? या उसकी आपस में रिलेशनशिप की अगर बात की जा रही है या इतना बड़ा क्लेम किया जा रहा है तो किस बेस पे किया जा रहा है? उस पे एम्पिरिकल एविडेंस ज़रूरी होता है. एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब ये होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए. जो भी प्रोसेस है उसको वो ऑथेंटिक होना चाहिए. अगर हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक आता है, तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इस कॉज एंड इफेक्ट के पीछे क्या है कि यस, आपका हार्ट अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ज़्यादा फोर्स के साथ वो बॉडी में ब्लड को सेंड करेगा, दैट मीन्स वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है. जैसे गाड़ी है, जितनी उसकी स्पीड है, अब उससे ज़्यादा अगर आप उसको स्पीड देंगे तो ऑब्वियसली उसकी ताकत से ज़्यादा आप उसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं, उसका इंजन तो ख़राब होगा. इसी तरह से अगर हार्ट अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ज़्यादा सिकुड़ेगा, तो ज़्यादा फोर्स लग रही है उसके ऊपर, और जिसकी वजह से वो जो प्रेशर से बॉडी में ब्लड को सेंड करेगा उसकी वजह से वो ओवर यूटिलाइज हो रहा है. सो हार्ट डैमेज होने का खदशा बढ़ जाता है. और एम्पिरिकली इसको टेस्ट किया गया और देखा गया कि हाँ ऐसा ही होता है. फिर हम देखते हैं कि एक पुराना ट्री है, जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा उसकी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी, उतनी ज़्यादा उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी. ये भी एम्पिरिकली एविडेंट है, ऐसा ही होता है. हम इजीली इसको स्टडी कर सकते हैं. हम देख सकते हैं कि जितने भी ज़्यादा पुराने दरख्त हैं वो ज़्यादा घने होते हैं, और जितने कम एज होगी किसी ट्री की उतना वो कम घना होगा, उसकी थिकनेस लेवल कम होगी. इसी तरह से हम कोई भी अगर फैक्टर है, हमने बात की थी पहले भी एक दफ़ा कि एक वायरस बॉडी में एंटर होता है, एक बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होता है और वो इलनेस को कॉज करता है. एक बैक्टीरिया की बॉडी में एंट्री इलनेस कैसे कॉज कर सकती है? मतलब एक छोटा सा बैक्टीरिया कैसे? तो वी हैव टू डिपेंड अपॉन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. हमें ये जानना पड़ेगा कि ये क्लेम अगर किया जा रहा है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है. फिर हम बताते हैं जी वही एंटीबॉडीज़ के साथ उसकी फाइट होती है. इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीकर है तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया विल विन और इलनेस को वो कॉज कर देगा. साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. इसी तरह से एक एग्जांपल और है कि हम जानते हैं डायबिटीज़ जो है वो बॉडी में इंसुलिन का लेवल जब डेफिशिएंट होता है तो एक
बंदे को शुगर होती है, उसको डायबिटीज होती है, और हम जानते हैं कि एक ऑप्टिमम लेवल इज रिक्वायर्ड टू ह्यूमन बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। और इंसुलिन लेवल जब कम होगा नॉर्मल से या वो उससे बढ़ेगा तो डायबिटीज उसको कहते हैं। इसी तरह से हार्ट अटैक है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली, यही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। अब जितनी भी एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनमें एक फ्लो आ रहा है, देयर इज नो जंप, देयर इज नो गैप, देयर इज नो लूप होल। कहीं पे कोई क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट नहीं आई, कहीं पे आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आया कि कैसे क्यों, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्हाट एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन टू यू इज प्योरली साइंटिफिक। वो कन्विंसिंग है, अपने आप में वो इतनी पावरफुल है कि आपको इस क्लेम के ऊपर वो जो है वो ट्रस्ट करने के लिए कन्विंस कर रही है। अ गुड एक्सप्लेनेशन मस्ट ऑफर ट्रूथ्स दैट आर रेलेवेंट टू द फैक्ट एक्सप्लेन। अब हमने जितनी भी बातें की हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी को इलनेस आ रही है अगर ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू बैक्टीरिया और वायरस, तो वो कैसे आ रही है, वो एक ट्रू आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, और यही गुड एक्सप्लेनेशन है। when you are saying something, when you are trying to build a logical relationship between cause and effect, और उसके अंदर कहीं पे भी आपको रुकना ना पड़े, आपका फ्लो जो है वो डिस्टर्ब ना हो, या आपको एक क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट वहां पे ना लगे, एक नया क्वेश्चन वहां पे अराइज ना हो, वही असल में एक अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है, और उसी को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कहते हैं। और जो फैक्ट होता है वो अपने आप बहुत पावरफुल होता है। अब वो फैक्ट बेस्ड होता है। हम अगर कहते हैं कि जैसे हम पढ़ा करते थे कि बम्बारमेंट की वजह से या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही होती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से जो है वो माजूर बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, फीमेल्स जो हैं उनमें इनफर्टिलिटी आ रही होती है। और ये इतना बड़ा क्लेम, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, उसका बच्चों के डिसेबल होने के साथ क्या लिंक है? तो उसमें भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस हुई कि किस तरह से वो डिफरेंट गैसेस और डिफरेंट आइटम्स उससे प्रोड्यूस होते हैं, और वो वहाँ की ज़मीन को भी इवन बंजर कर देते हैं, वहाँ पे फसल नहीं उग सकती है। और उसका इम्पैक्ट जो एक ह्यूमन माइंड है उसके ऊपर और ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या आता है, क्या चेंजेस इंटरनली आ रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस कैसे आ रही होती हैं, और कैसे वो डिसेबिलिटी को कॉज कर रहा होता है। ये फैक्ट बेस्ड है। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अटैक्स हुए, हम हिस्ट्री में चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, और एविडेंट है कि उस ज़माने में उन एरियाज में माजूर बच्चे पैदा होना शुरू हो गए थे। और यही रीज़न है कि दुनिया में हमेशा अमन अमान की बात की जाती है, पीस को तरजीह दी जाती है इंस्टेड ऑफ वार, क्योंकि उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब ये सारे फैक्ट बेस्ड हैं। फिर कोई भी ऐसी बात है, कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, एक तो वो ट्रूथफुल होती है, फैक्ट बेस्ड होती है, प्लस वो टेस्टेबल होती है। अगर आप क्लेम करते हैं कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, या आप एक स्टेटमेंट करते हैं कि इंटरेस्ट लेवल इंक्रीज अगर होगा तो दैट विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉय, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं कि जिन जो जो इंटरेस्टेड है अपनी जॉब में और जो जो इंटरेस्टेड नहीं है, या इंटरेस्ट लेवल जिनका डिफरेंट डिफरेंट है, उनकी परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस आ रहे हैं या कि नहीं, यू कैन इजीली टेस्ट। अगर आपको कहा जाए कि पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन देयर क्लास विल इंक्रीज देयर इफेक्टिव लर्निंग, तो पॉसिबल है या कि नहीं, आप टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। कुछ क्लासेस में पार्टिसिपेशन अलाउ करें, कुछ क्लासेस में मत अलाउ करें, फिर देखें और बच्चों का टेस्ट लें कि आर दे एबल टू अंडरस्टैंड देयर सब्जेक्ट व्हेन दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लासरूम और नॉट। पार्टिसिपेशन वाले जो हैं उनका आउटकम कैसा था, उनकी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट के बारे में कैसी थी, जिनको पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं की गई है उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, टेस्टेबल है, वी कैन इजीली टेस्ट। बैक्टीरिया इलनेस को कैसे कॉज करता है, अगेन वी कैन टेस्ट इट। फिर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कैन बी फाल्सिफाइबल,
ज़रूरी नहीं है कि वंस ये फाइंडिंग्स आई कि ऐसा ही होता है तो उसको फाल्सिफाई नहीं कहा किया जा सकता, उसको कोई भी रॉन्ग फाइंडिंग्स नहीं कह सकता, वो फाल्सिफाइबल हो सकती हैं। जैसे ये कहा जाए कि आपका इंटरेस्ट परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर डिस्कशन से प्रूव किया कि जितना ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपको सराउंडिंग की होश ही नहीं होगी, आपका फुल फोकस अपनी परफॉर्मेंस अपने टास्क के ऊपर होगा, सो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस विल बी बेटर। और अगर इंटरेस्ट लेवल लो है आपका टास्क में, आपको पसंद नहीं है अपना टास्क, तो आपको पता ही ऐसे ही है जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठता है और पढ़ाई का मूड नहीं होता, पढ़ना चाहता ही नहीं है वो। फिर वो ये देखेगा कि आसपास आवाज़ भी क्यों आ रही है, कोई बोल क्यों रहा है, तुम्हारे बोलने की वजह से मैं जो हूँ वो पिक नहीं कर पा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, इसको फाल्सिफाइबल इसको क्यों कहा गया है? हम ये देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर है पाकिस्तान में, जानते हैं हम, हमारे यहाँ फैमिलीज का साइज काफ़ी लार्जर होता है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स जो हैं एक इंडिविजुअल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बड़े भाई साहब हो गए, अब्बा जान हो गए, वही अर्नर होते हैं, वही सारे खर्चे पूरे कर रहे होते हैं, फैमिली की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके कंधों पे होती हैं। अब उस बंदे का इंटरेस्ट अपनी जॉब में हो या ना हो, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। उन लोगों में जब आप रिसर्च करेंगे कि जिनका इंटरेस्ट नहीं है, या आप टेस्ट करते हैं कि इंटरेस्ट ना हो तो परफॉर्मेंस डिक्रीज होनी चाहिए, आप फिर भी देखते हैं कि परफॉर्मेंस तो फिर भी इंक्रीज कर रही है। आपने तो ये अज्यूम किया था कि परफॉर्मेंस इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रही है, लेकिन फिर आप देखते हैं देयर आर सम अदर फैक्टर्स के इवन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर जॉब्स बट स्टिल देयर परफॉर्मेंस लेवल इज इंक्रीज। तो क्यों इंक्रीज हो रहा है? देयर मस्ट बी सम अदर रीजन। अब आप देखते हैं कि नहीं जी, जो आपका प्रेशर होता है, जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स होते हैं, जो आपका कल्चर होता है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है कंट्री में, दैट मैटर्स अ लॉट। आपको पता है अल्लाह अल्लाह करके एक जॉब मिली है, अगर मैं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दूंगा तो थाउजेंड्स आर पीपल आर देयर इन द मार्केट जो कि वेट कर रहे हैं फॉर एन अपॉर्चुनिटी। और ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर 1000 लोग मौजूद हैं तो आपको लो परफॉर्मेंस के साथ वो क्यों रखेगी? उसके पास तो 1000 में से किसी को भी बेस्ट को पिक कर सकती है, मसला तो आपको होगा। तो यू हैव टू गिव योर मैक्सिमम आउटपुट। फाल्सिफाइबल है भाई, इंटरेस्ट खाली नहीं है, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट आर कंसिडरेबल। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को टेस्ट भी किया जा सकता है, वो फाल्सिफाइबल भी हो सकती है। आपने शायद कभी सुना हो हॉथॉर्न स्टडीज या हॉथॉर्न इफेक्ट। स्टडीज हो रही थी कि एक लाइट का इम्पैक्ट चेक किया जा रहा था कि जैसे जैसे लाइट को ब्राइटर किया जाए वैसे वैसे परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय विल इंक्रीज्ड। हुआ क्या? लाइट तेज करते रहे, साथ में वो मॉनिटर किया जा रहा था, एक बिल्डिंग में उनको एक जो है वो छत तले उनको काम दिया गया जी ये आप काम करें, साथ में उनको ऑब्जर्व किया जा रहा था, मॉनिटर किया जा रहा था वट एवर दे आर डूइंग, आर दे इंक्रीजिंग देयर परफॉर्मेंस और नॉट ड्यू टू लाइट इफेक्ट। लाइट मैक्सिमम लेवल तक ले जाई गई और परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रही थी। फिर जो मॉनिटर था उसको लगा कि लाइट अब कम करके देखना चाहिए, क्योंकि अगर लाइट की वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज करी है तो लाइट कम होने की वजह से परफॉर्मेंस डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन उसने ये देखा, वो टेस्ट कर रहा था, उसने ये देखा कि क्या इसका इम्पैक्ट आता है, कम लाइट से परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है या कि नहीं। लेकिन उसने देखा कि मिनिमम लेवल तक वो ब्राइटनेस ऑफ लाइट को लेके गया, इवन देन परफॉर्मेंस इंक्रीज ही कर रही है। फिर उसने देखा कि ये कौन सी वजह है कि वो अभी भी परफॉर्मेंस ज़्यादा दिए जा रहे हैं। फिर वहाँ से टीम वर्क का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि वो इकट्ठे कोलेबरेटिवली काम कर रहे हैं, प्लस उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। जब पता हो कि आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा रहा है कि आप काम कैसे कर रहे हैं, तो बंदा कॉन्शियसली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है। अब जो कॉन्सेप्ट था कि लाइट की वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है वो फाल्सिफाइबल था और वो फॉल्स हुआ। फिर रेलिवेंट होनी चाहिए कि अगर आप कहते हैं क्लास पार्टिसिपेशन विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग,
तो ये रेलिवेंट फैक्टर होना चाहिए। हाँ, क्लास में पार्टिसिपेशन अलाउ करते हैं तो स्टूडेंट सुनते हैं, उनके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो आपसे पूछेंगे, वो अपनी जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं वो उसको रिजॉल्व करेंगे, अपने क्वेश्चंस के आंसर को तलाश करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा पक्का होगा क्योंकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्सेप्ट होगी उनको। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि वो रेलिवेंट नहीं है, आप ये देखते हैं जैसे फैलिसिस में हमने पढ़ा कि किसी ने स्नीजिंग किया और उसके स्नीज की वजह से लाइट चली गई, ये इररेलेवेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो यू मस्ट फोकस ऑन द रेलिवेंट फैक्टर्स जो कि आपके उस प्रॉब्लम को, उस इफेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज रेलिवेंट, फैल्सिफाइबल, टेस्टेबल एंड एम्पिरिकली फैक्ट बेस्ड। और ये कैसे है मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया। देन अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, उसी को आप उल्टा कर दें, जो इरेलीवेंट होगी, जो रिजिड होगी, कि वंस समवन हैज टेस्टेड कि ऐसा होता है तो उसके बाद देर इज नो पॉसिबिलिटी कि उसको टेस्ट किया जा सके या उसको कोई जो है वो फॉल्स करार दे सके या डिफरेंट कल्चर्स में वो डिफरेंट रिजल्ट्स ना दे रही हो। जैसे हम एक, ये अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगी कि एक लीडर है जो कि काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, डेडलाइंस देता है, पनिशमेंट्स देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनसे परफॉर्मेंस इंक्रीज करवाता है। और हम देखें पाकिस्तानी सोसाइटी में भी ऐसा हो रहा है, वेस्ट में भी ऐसा हो रहा है, तो सॉरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर होने की वजह से लोग जो हैं वो मजबूरन काम कर रहे होते हैं, चाहे बॉस जैसा भी, उनको पैसा चाहिए, उनको अपने खर्चे पूरे करना होते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि कल्चर का कोई रोल नहीं होता तो सॉरी, ये अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको लगता है कि जैसे अक्सर कहा जाता है कि सारे स्टूडेंट्स हैं, अ फनी एग्जांपल, सबका बी प्लस ग्रेड आए, भाई कैसे? हर बच्चा, उसकी लर्निंग कैपेसिटी इज डिफरेंट, हर बच्चे का राइट अप इज डिफरेंट, हर बच्चा क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करता है दैट इज डिफरेंट, हर बच्चे की परफॉर्मेंस इज डिफरेंट। हाउ इज इट पॉसिबल कि सबका एक ग्रेड आया है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो एक्सप्लेनेशन जो कि रिजिड होगी और उसके अंदर कोई भी एडवांसमेंट पॉसिबल ना हो, ऐसी एक्सप्लेनेशन को अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कहा जाता है, जो कि आप डिफरेंट जगहों पे टेस्ट भी नहीं कर सकते और अगर आप टेस्ट करें तो उसके सेम ही रिजल्ट्स आए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, लॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस टाइप की अगर रिसर्च होगी, रिजिड होगी, तो उसको हम अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कहते हैं। फिर जब आप कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बता रहे होते हैं तो उसमें जब जंप्स या लैग्स आए या फिर उसके अंदर गैप्स आना शुरू हो जाए, दैट मीन्स देयर इज समथिंग मिसिंग जो कि आपको कन्विंस नहीं कर पा रही है। तो ऐसी एक्सप्लेनेशन को अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कहा जाएगा।